ये फॉर्मूले लर्न कर लिए। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है वो इस वीक में आपका खत्म हो जाएगा, तो जो कमिंग संडे जो पेपर होगा उसमें आपका ये टॉपिक पूरा आएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो लिखे हुए मैंने ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, देखो क्या कहता है। द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन बाय टू, है ना, मेजर्ड बाय टू पैरेलल इलेक्ट्रोड of area 100 centimeter square separated by 10 centimeter was found to be 10 की पावर -4 ओम इनवर्स। देखो बच्चों, इसमें जो डाटा दे रखे है ना वो लिख लेते हैं अपन पहले इस क्वेश्चन के अंदर फटाफट। देखो क्या क्या डाटा है, सुनो। सबसे पहले अगर अपन बोले तो देखो, सबसे पहले मैं कह सकता हूं देखो कंडक्टेंस दिया हुआ है 10 की पावर -4 ओम इनवर्स दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अच्छा आप बताओ और क्या दिया हुआ आपको। आपको इसने एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपको इसने ए दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बच्चों। आप बताओ सेल कांस्टेंट क्या होता है, कौन बताएगा। सेल कांस्टेंट होता है बच्चों एल अपॉन ए, होता है एल अपॉन ए। तो देखो बच्चों एल क्या है, 10 है। ठीक है, और ए क्या है, ए आपका 100 है। आ गया आपका 10 की पावर -1 आ गया, आ गया बच्चों। अब देखिए आपके पास कंडक्टेंस है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, वॉल्यूम कितना है, कौन बताएगा आप में से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो एल इंटू ए कर सकते हैं, तो एल देखो आपका 10 है ये, तो ये आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर आ गया क्या, आ गया बच्चों, आ गया। अब मुझे बताओ कप्पा फाइंड आउट करना चाहिए, तो कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ा था क्या, सी इंटू सेल कांस्टेंट, पढ़ा था बच्चों। ये फॉर्मूला देखो, ऊपर देखो, ये बढ़ा रखा है आपको, फॉर्मूला नंबर डी देखिए, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, है ना। तो अब देखिए कंडक्टेंस कितनी है, 10 की पावर -4। ठीक है बच्चों, सेल कांस्टेंट आया है 10 की पावर -1, तो ओवरऑल कितना हो गया, 10 की पावर -5 हो गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ कि आप ध्यान दीजिए, ये कहता है इफ वॉल्यूम एनक्लोज्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स contains 0.5 mole of salt, what is the molar conductivity। सबसे पहले बताओ मोलरिटी निकाल सकते हैं आप, मोलरिटी क्या होती है, ग्राम मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम मोल कितने दिख रहे हैं, 0.5। आपने वॉल्यूम 1 लीटर निकाला तो बोलो 0.5 आ जाएगा। अब मुझे बताओ आपके पास ये फॉर्मूला आया था क्या, 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई एम। देखो 1000 की वैल्यू ये है बच्चों, और m की वैल्यू देखो कितनी आई है, 0.5, है ना बच्चों। सोल्व कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो।
चलिए बच्चों आगे। चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। इसमें दो पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट है 0.08 m सॉल्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बच्चों सुनो, सबसे पहला पार्ट है इसका। ठीक है, देखिए लेमडा एम आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या था? 1000 कप्पा अपॉन एम। हाँ बच्चों, देखो इस डाटा में कप्पा आपको गिवन है, ये बड़ा देखो बच्चों, है बच्चों 0.02 और मोलरिटी गिवन है 0.08 गिवन है बच्चों। सोल्व कर सकते हैं अपन? बोलो बच्चों, ये 4 टाइम चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 250 आ गया। बोलो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब बताओ सेकंड केस में आपको मोलरिटी गिवन है, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रजिस्टिविटी। दिख रहा है आपको बेटा? रजिस्टिविटी दिया हुआ है। रजिस्टिविटी क्या होती है? रो। ठीक है, आप मुझे बताओ, आपको फॉर्मूले में कप्पा चाहिए और दी हुई क्या है? बोलो बच्चों, आपको फॉर्मूला में कप्पा चाहिए और दिया हुआ आपको रजिस्टिविटी है, तो कप्पा कैसे निकालेंगे? बोलिए, कप्पा इसका अपॉन हो जाएगा, है ना? तो देखो कप्पा आ जाएगा 1 अपॉन रो। तो अब देखो बच्चों, लेमडा एम वही फॉर्मूला 1000 है ना, कप्पा अपॉन एम। 1000 कप्पा की वैल्यू होगी आपकी 1/50 और आपका एम जो है वो है 0.1। बोलो, सोल्व कर सकते हो आप इसको? बोलो बच्चों, ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है आपका 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना? बोलो किसकी ज्यादा हुई? बोलिए किसकी ज्यादा? फर्स्ट वन की होगी। ठीक है, चलिए अब 3 बढ़िए, क्वेश्चन 3 बढ़िए। आपको बच्चों इसमें देखो रेजिस्टेंस गिवन है, नॉर्मलिटी गिवन है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है और दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है। सबसे पहले बताओ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो फॉर्मूला ये होगा क्या? 1000 कप्पा अपॉन एन। बोलो, फॉर्मूला ये है बच्चों, पढ़ा हम लोगों ने। देखो ये बड़ा फॉर्मूला बेटा, अब आप लोग सीरियस हो जाइए क्योंकि जेई और नीट हो रही है ना, तो इसका मतलब अब आप ये मत सोचना कि एग्जाम का कुछ पता नहीं है। जब इतने बड़े एग्जाम हो सकते हैं तो बेटा फिर आपके लिए भी अब कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, ध्यान रख लेना। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम होना ही नहीं है। हाँ बच्चों, अब बताओ, हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, हमें कप्पा निकालना पड़ेगा। तो कप्पा कैसे लिखते हैं बच्चों? देखो C इंटू एल बाई ए और कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r। ये हो गया बच्चों। तो देखो कप्पा r की वैल्यू कितनी है? 50। l कितना है? 2.1 और ये कितना है? 4.2। बोलो बच्चों, तो कप्पा कितना आ गया आपका? 10 की पावर -2 आ गया क्या? आ गया बच्चों? क्या सही है?
यहां से देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट 1000, कप्पा 10 की पावर -2 और n की वैल्यू 1। बोलो हो जाएगा? आ गया क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये जो अब आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? आपको मैंने बोला था कि जैसे ये साइमन मीटर इनवर्स और इससे एक यूनिट आती है ना, ये जेई में 4 से 5 बार आ चुका है। जेई में 4 से 5 बार आ चुका है और आपकी एनसीईआरटी का सोल्ड क्वेश्चन है बच्चों। आप जब आपकी एनसीईआरटी देखेंगे ना तो सोल्ड क्वेश्चन मिलेगा ये आपको, ठीक है? तो बच्चों बताओ कैसे करोगे? देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले आपको देखो 0.2m जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के लिए इसने रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 50 ओम दे रखा है और इसका बोलो कप्पा कितना दे रखा है? 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। आप मुझे बताओ, आपको कप्पा गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, आप इससे क्या निकाल सकते हो? कौन बताएगा? बोलो, इन दोनों चीजों से क्या निकाल सकते हैं? क्या निकालेंगे बच्चों? वेरी गुड, सेल कांस्टेंट। देखिए बच्चों, देखिए कप्पा का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, C इंटू सेल कांस्टेंट, है ना बच्चों? C को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है? तो यहां से बताओ सेल कांस्टेंट सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बच्चों। बोलो 70 आ गया? बोलो। अब ये जो 70 आया ना, ये किस में आया? इसकी यूनिट देखो बच्चों, क्या है? मीटर इनवर्स होगी। मीटर इनवर्स होगी क्या बच्चों? मीटर इनवर्स होगी क्या, है ना? अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट टाइम में आपसे 0.5 एम ले रहा है, देखो 0.5 एम सोल्यूशन ले रहा है ये, ठीक है? इस कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस कितना कह रहा है? 280 ओम कह रहा है, बच्चों, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि इस कंडीशन में कप्पा कैसे निकालेंगे? देखो वही 1/r इंटू सेल कांस्टेंट निकालेंगे बच्चों। अच्छा, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सेल कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने पर क्या नहीं होता? सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता, है ना? नहीं होता बच्चों, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, ये कितना गिवन है आपको? रेजिस्टेंस 280 गिवन है और ये सेल कांस्टेंट 70, तो ये 1/4 आ गया बच्चों। बोलो, ये जो 1/4 आया है ना, वो किस में आया आपका? वो आया है साइमन मीटर इनवर्स के अंदर। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो, ये बात सुनाई क्या बच्चों? अब एक चीज बताओ, आपको इस 0.5 एम सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, देखो मैंने क्या बोला था, ये देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपके एनसीईआरटी का सोल्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आराम से एनसीईआरटी में, ठीक है ना? बस ध्यान क्या रखना है कि मोलरिटी को ग्राम मोल पर लीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम मोल पर मीटर क्यूब। ये बताया था बच्चों मैंने आपको, बोलो, ये बताया था ना? तो देखो बच्चों सुनो, अब क्या करेंगे बताइए? अब मुझे करना क्या है? सिंपल सी बात, देखो
लैम्डा एम साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकालना है। तो कप्पा साइमन मीटर इनवर्स में लेंगे, ठीक है, और मोलरिटी ग्राम मोल पर मीटर क्यूब में लेंगे बच्चों, है ना। तो यहां से देखिए ये तो हमने निकाल रखा है 1/4। अब बताओ मोलरिटी कितनी गिवन है 0.5। याद कीजिए मोलरिटी को ग्राम पर लीटर से, ग्राम मोल पर लीटर से ग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, देखो आपके सामने, है ना, दिख रहा है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो ये एक्सप्लेन किया हुआ दिख रहा है आपके सामने, देखो बच्चों। उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 1000 से करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब बताओ सोल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, कौन बताएगा। ये आ रहा है क्या बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻4 आ गया, बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई क्या। अरे बच्चों समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो आते आता है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा, ये वाला क्वेश्चन कौन बताएगा। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे, समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो कि जो कंडक्टिविटी सेल है वो कॉमन है, एक ही कंडक्टिविटी सेल है ना। अपन क्या बोलेंगे, इन अबव क्वेश्चन ओनली वन कंडक्टिविटी सेल इज यूज्ड, यानी वही कंडक्टिविटी सेल आप यूज ले रहे हो, ठीक है। तो बच्चों कंडक्टिविटी सेल अगर वही है तो उसका सेल कांस्टेंट तो एक ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा ना, बोलो। सेल कांस्टेंट चेंज थोड़ी ना होगा जब एक ही सेल यूज ले रहे हो आप, बोलो। आप अगर अपनी क्लास अभी तक कंटिन्यूअसली एक ही रूम में बैठे बैठे ले रहे हो, अब तक जितने भी टाइम हो गया, तो उस रूम के लिए L/A का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना बच्चों, रहेगा, बोलो। अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि फॉर सॉल्यूशन ए, है ना, तो सॉल्यूशन ए के लिए क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1/, सॉल्यूशन ए का देखो इसने क्या बोला, रेजिस्टेंस 50 इंटू सेल कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर सॉल्यूशन बी, कप्पा बी, बोलो रेजिस्टेंस कितना कह रहा है, रेजिस्टेंस कितना दे रहा है 100 इंटू सेल कांस्टेंट। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, ये दोनों चीजें समझ में आई क्या, ये दोनों बातें मैंने डाटा दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखा है बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ये कहता है कि इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर अपन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे, मान लो दोनों का 1 लीटर मिलाते हैं, लेट 1 लीटर ऑफ ए एंड
1 liter of B are mixed, then total volume becomes 2 liter. क्या ये बात सही है? ये जो लाइन लिखी समझ में आई? ये जो लाइन लिखी समझ में आई क्या? इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? इस लाइन का मीनिंग समझ में आया क्या? दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाओगे तो टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ डाइल्यूशन जस्ट पहले की डबल होगी क्या? पहले अकेला था तो 1 लीटर थी, अब बेटा दूसरे को और मिला दिया तो डाइल्यूशन डबल हो गई। आप मुझे बताओ कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से कैसे अफेक्ट होती थी? याद है? कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से डिक्रीज होती थी, याद है क्या? तो अब मैं कह सकता हूं कि आफ्टर मिक्सिंग, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कप्पा ए डेस ये हो जाएगा कप्पा ए डिवाइडेड बाई 2। बोलो ये बात समझ में आई? पहले की हाफ हो जाएगी क्या? बोलो क्या हाफ हो जाएगी क्या? बच्चों हाफ क्यों किया बताओ? हाफ क्यों किया? बच्चों देखो वॉल्यूम डबल हो गया, ठीक है? अब बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? दोनों के लिए ऐसा कह सकते हैं? दोनों के लिए ऐसा कह सकते हैं? सही है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं ऐसा बोलूं कि कप्पा फाइनल, तो कप्पा फाइनल हो जाएगा देखो कि ए डैश है ना, कप्पा बी डैश हो गया कप्पा फाइनल। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों देखो 1/r फाइनल मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट, ठीक है? ये आ गया देखो आपका कप्पा ए बाई 2 एंड कप्पा बी बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट को ऐसे लिख दिया, 2 को कॉमन ले लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब बच्चों देखो आपको क्या करना है, 1/2 कप्पा ए की वैल्यू देखो आपके सामने बड़ी ऊपर दिख रही है, कप्पा ए की वैल्यू सेल कांस्टेंट अपॉन 50 है, सेल कांस्टेंट अपॉन 50, और इसकी भी सेल कांस्टेंट 100 है बच्चों। बोलो अब मुझे बताओ अगर मैं इसको सोल्व करूं, सोल्व करके आंसर निकाल सकता हूं क्या? सोल्व करके आंसर रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या? देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा? हो जाएगा क्या? बोलो बताओ रेजिस्टेंस फाइनल कितना आया? फाइनल रेजिस्टेंस कितना आया? 66.6 आ गया क्या? देखो बच्चों एलसीएम ले लीजिए, आ रहा है? आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो आर फाइनल आपका आ जाएगा 66.66 ओम। वापस देख लो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार आप वापस। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ए इज 50 एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन बी इज 100 ओम, ठीक है? बोथ सॉल्यूशन व्हेन टेकन इन द सेम कंडक्टिविटी सेल, मतलब आपको कंडक्टिविटी सेल एक ही यूज करना है, अलग अलग में मेजरमेंट नहीं किया है, ठीक है बच्चों? तो ए का 50 है और बी का 100 है बच्चों? तो सेल कांस्टेंट सबके लिए फिर वही रह जाएगा। तो हमारा कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? सी इंटू सेल कांस्टेंट, सी होता है 1/r। तो पहले का रेजिस्टेंस 50 था तो 1/50 इंटू सेल कांस्टेंट, दूसरे का 100 था तो 1/100 इंटू सेल कांस्टेंट। ये हो गया बच्चों,
यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखो आगे क्या था इसमें, आगे हमने इन दोनों के क्या किया, इक्वल वॉल्यूम को मिक्सअप किया, है ना बच्चों। जब हमने इनके इक्वल वॉल्यूम को मिक्सअप किया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, 2 लीटर हो गया। जैसे ही 2 लीटर हुआ इसका मतलब डाइल्यूशन डबल हुआ बच्चों, और जैसे ही डाइल्यूशन डबल हुआ तो कंडक्टिविटी पहले की हाफ हो जाएगी, क्या कंडक्टिविटी हाफ हो जाएगी। तो देखो कप्पा ए डैश एंड कप्पा बी डैश मैंने हाफ किया। अब नेट कप्पा क्या आएगा, दोनों को आपने मिलाया तो दोनों को ऐड कर दो। भाई जैसे सपोज आप मार्केट में जाते हो तो आप बोलते हो कि 1 किलो आलू के 10 रुपए लगे, 1 किलो प्याज के 20 रुपए लगे, तो टोटल कितने लगे, दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि यूनिट अमाउंट पे डिफाइन चीज है तो आप आराम से ऐड कर सकते हो बच्चों। बस फाइनली फिर तो मैंने सोल्व किया और कुछ नहीं किया। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट 2 न्यूमेरिकल करवाए ना बच्चों, ये देख लेना, नीट में या जेई में पक्के दिखेंगे आपको, हो सकते हैं डाटा चेंज हो जाए। ठीक है, सबसे पहला देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला लेते हैं अपन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, आपके आइंस का मूवमेंट करना, आइंस को मूवमेंट करवाना, उनकी मोबिलिटी चेक करना। आप मुझे बताओ जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या आइंस मूव कर पाएंगे, बोलो बच्चों। अगर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आयन मूव कर पाएंगे, तो बोलो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बढ़ने पर कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस कम आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो बात करें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेक करो, देखो ध्यान दीजिए। जैसे सपोज देखो, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है weak। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, है ना, इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो अल्फा हो वो क्या हो, हाई हो, और वीक किसको बोलते हैं, इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम हो। तो मुझे बताओ जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हाई होगी तो इसमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ फ्री आयंस, बोलो यहाँ क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ फ्री आयंस होंगे बच्चों। तो जहां आयंस ज्यादा होंगे क्या वहां कंडक्टेंस ज्यादा आएगी क्या, बोलो बच्चों, कंडक्टेंस ज्यादा आएगी क्या। तो देखो बच्चों सुनो, ये आएगी। जैसे देखो एक बात बताओ, मेरे पास एक HCl है और एक HCN है, आप बताओ इन दोनों में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा आएगी, इन दोनों में से कंडक्टेंस किसकी ज्यादा आएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट ईयर ढंग से पढ़ा है तो बोलो HCl क्या आएगी, क्यों आएगी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीट आयोनाइज होता है बच्चों, है ना बच्चों। अब बताओ NaOH और NH4OH, बताओ NaOH एंड NH4OH, इसकी आएगी NaOH की, क्यों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। क्या क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है बच्चों, बोलो। ठीक है,
समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात करते हैं बच्चों। देखो, अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेते हो, है ना, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट विल आयोनाइज। बोलो, इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन होगा बच्चों। पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयोनाइजेशन बढ़ेगा, तो बोलो क्या होंगे? मोर नंबर ऑफ फ्री आयंस। तो बोलो क्या आएगी? आपकी कंडक्टेंस ज्यादा आएगी। क्या आएगी? अब बताओ, अगर मान लीजिए आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट काम में लिया, ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा बताओ? आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बोलो, डिक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करेगा, तो देखो अपन क्या बोलेंगे? लेस नंबर ऑफ आयंस। तो बोलो बच्चों, कंडक्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगी बच्चों। हाँ मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टेंस ऑफ NaCl, एक मैंने लिया वाटर और एक मैंने लिया बेंजीन, बताओ NaCl की कंडक्टेंस किसमें ज्यादा आएगी? वाटर में ज्यादा आएगी बच्चों? आएगी, क्योंकि वाटर में ये ज्यादा आयोनाइज होगा, है ना बच्चों। ये क्या है? ये पोलर है, और ये क्या है? नॉन पोलर है बच्चों। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हाँ वेरी गुड, लाइक डिजोल्स लाइक। फिर देखिए नेक्स्ट बात करें विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी समझते हैं बच्चों आप? विस्कोसिटी का मतलब लिक्विड में, लिक्विड किसी भी आयंस की फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, उसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, एक नॉर्मल वाटर है और एक दलदल है, आप बताओ आप इजीली किस में मूव कर पाओगे? दलदल में मूव कर पाओगे जो मार्सी एरिया होता है, और या वाटर में मूव कर पाओगे? वाटर में मूव कर पाओगे, नॉर्मल वाटर के अंदर। तो वही बात आयंस के साथ लगेगी, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो कंडक्टेंस कम होती जाएगी। समझ में आई बात? बोलो, बोलो बच्चों, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम अपन कह सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है, ठीक है, और आपकी जो विस्कोसिटी है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा होगा उतना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें ई, टेम्परेचर। ये बताओ बच्चों, टेम्परेचर जब राइज करेंगे तो बच्चों आयोनाइजेशन क्या होगा? आयोनाइजेशन राइज होगा। जब आयोनाइजेशन राइज होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्फा बढ़ा, अल्फा अगर बढ़ा तो अपन कह सकते हैं कि कंडक्टेंस बढ़ गई बच्चों, बोलो। अच्छा, फिर देखो बात अगर अपन करें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। बच्चों डाइल्यूशन का इफेक्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं ना। डाइल्यूशन का इफेक्ट देखो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, है ना। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन प्रिंसिपल लगा के बताया था, देखिए मैंने आपको ये पढ़ा आपके सामने, ठीक है ना, ये पढ़ाया था मैंने आपको। देखिए
इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो इसमें दो चीजें समझना बच्चों। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, ठीक है, डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, ये इसके टाइप हो गए, ये बढ़ेंगे। कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आया था बताओ, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आया था, ये डिक्रीज की थी, याद है, एक्सप्लेन किया था। तो देखो बच्चों, कंडक्टिविटी कप्पा जो था वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज किया, क्यों डिक्रीज किया, याद है, क्यों डिक्रीज किया बताओ बच्चों, आयंस पर एमएल डिक्रीज कर रहे थे, आयंस पर एमएल डिक्रीज कर रहे थे, है ना बच्चों। अब एक चीज सुना बच्चों, देखो सुनो, डाइल्यूशन का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जब अपन डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, देखो दो चीजें हो सकती है ना, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मैं बात करता हूं पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है बच्चों, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये 12th में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ेगा, है ना, और बताओ मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी बच्चों। ये मोबिलिटी ऑफ आयंस का मतलब समझो, मोबिलिटी ऑफ आयंस का मतलब समझो, देखो बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक बात बताइए बच्चों, जैसे मान लीजिए केएम रोड पे आप दिन के जब 12 बजे जाते हो तो बहुत भीड़ रहती है वहां, बहुत भीड़ रहती है बच्चों। तो अगर आप वहां पर किसी पे जाओ, चाहे आप बाइक लेके जाओ, चाहे गाड़ी लेके जाओ, चाहे साइकिल लेके जाओ, आपकी मोबिलिटी क्या होगी, आपकी मोबिलिटी क्या होगी, कम हुई ना। अब मान लीजिए आप रात के 12 बजे गए, आप ये सोचो कि कोरोना नहीं है ना, इसलिए सोचिए रात को 12 बजे गए तो वहां भीड़ नहीं होती ना, वहां भीड़ नहीं होती बच्चों, रात को 12 बजे तो भीड़ नहीं होती ना। तो अब बताओ आपकी जो मोबिलिटी है, आपका मूवमेंट पहले से क्या आएगा, पहले से क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना, समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर बात अपन डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के क्या फर्क पड़ेगा। देखो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा ऑलरेडी 100% के आसपास होता है ना। तो भाई जिस बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आ गए, अब उसमें और आगे क्या आएगा, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता ना, बोलो। लेकिन मोबिलिटी उसमें भी तो फर्क पड़ेगी ना। भाई मान लो कोई ओडी लेके गया उधर और कोई साइकिल लेके गया, तो दिन में तो दोनों की मोबिलिटी कम आएगी ना बच्चों। दिन के 12 बजे केम रोड पर चाहे आपके पास ओडी हो और चाहे साइकिल हो, दोनों की मोबिलिटी कम आएगी। इवन तो हो सकता है साइकिल की मोबिलिटी ज्यादा है दिन में, दिन में हो सकता है साइकिल वाले की मोबिलिटी ज्यादा है ना। मान लीजिए आपका क्रॉसिंग बंद हो गया तो साइकिल वाला तो चक्के ऊपर किससे जा सकता है, ओडी वाले को तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन रात के टाइम दोनों की स्पीड बढ़ेगी ना, बोलो बच्चों। तो अब देखो बच्चों, इसका तो अल्फा क्या है, इसका अल्फा अपन कह सकते हैं, इसका तो अल्फा ऑलरेडी 100% होता है, ठीक है ना, इसका तो अल्फा ऑलरेडी 100% है, तो अल्फा पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन मोबिलिटी ऑफ आयंस तो इसकी भी बढ़ेगी ना बच्चों, मोबिलिटी ऑफ आयंस इसकी भी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी क्या, बोलो। तो बच्चों वीक और स्ट्रॉन्ग में समझ में आया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये, इसको डाउट है तो बोलो। लक्षिता यादव, लक्षिता यादव समझ में आया, यद्यवी तंवर, यद्यवी तंवर,
हाँ जी भैया, हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले देखो हाइड्रेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एन आयन, एक आयन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच हो जाना। एक बात बताओ बच्चों, एक सोचिए कि एक तो आयन छोटा सा ऐसा है और एक बड़ा सा है। आप ऐसे सोचो, आपको अगर बोला जाए कि ये दो एरिया है, इन एरिया को आपको सराउंड करना है, घेरना है, किस एरिया को आप इजीली घेर सकते हो? सराउंडिंग किसको इजीली किया जा सकता है, स्मॉलर को या बिगर को? स्मॉलर वन, है ना बच्चों? समझ में आ गई बात? छोटे वाले को आराम से कर सकते हैं। तो जितना छोटा आपका एरिया है आप उसको इजीली कर सकते हो। तो वही बात अपन यहाँ बोलेंगे कि देखो बच्चों कि स्मॉलर आयंस विल प्रेजेंट मैक्सिमम हाइड्रेशन, ठीक है ना? जो जितना छोटा आयन होगा ना उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपको साइज का ऑर्डर पूछूं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, बताइए अभी साइज किसका बड़ा है? अभी साइज किसका बड़ा है? सीजीएम प्लस वाले का, है ना बच्चों? है बच्चों, समझ में आ गई बात? वेरी गुड पुलकित जसुजा। अब देखो बच्चों, अब बताओ किसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़े? अब किसके साथ जुड़े? तो अब बड़ा कौन हो गया? अब बड़ा हो गया Li+। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, जो छोटा होता है वो वाटर में उतना ही मोटा होता है। समझ में आई बात? जो गैसियस स्टेट छोटा होता है वो वाटर में उतना ही मोटा होता है। याद रहेगा क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों सुनो, ये कब है? ये है इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब बात को ध्यान से सुनिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि विद Li+, more number of water molecules are attached? क्या ये बात सही है? लिथियम प्लस के साथ आपके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए, बोलो तो मुझे बताओ, अपन ऐसा कह सकते हैं? फाइनली आयन फाइनली आयंस बिकम हैवी। अब जब ये हैवी हो गया तो इसकी मोबिलिटी क्या आएगी बच्चों? इसकी मोबिलिटी क्या आएगी? डिक्रीज करेगी। तो मोबिलिटी डिक्रीज करेगी तो कंडक्टेंस भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। करेगी बच्चों। ये क्वेश्चन 2017 नीट में आया हुआ है, 2017 नीट में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में? ये समझ में आ गया क्या? बोलो। चलिए अब देखिए, अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आप बताओ इस दुनिया का सबसे छोटा कैटाइन कौन सा है? इस दुनिया का सबसे छोटा कैटाइन कौन सा है? H+ है ना? बट आपको एक सरप्राइज होगा कि H+ की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आती है। H+ की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आती है बच्चों।
अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। जितना छोटा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए था, उसकी कंडक्टेंस तो सबसे कम आनी चाहिए थी ना। बट देखो बच्चों सुनो, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, हेडिंग मैंने डाली एबनॉर्मल हाई कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। इसको समझना बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। देखो अपन क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चों, होता क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस के बजाय हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, हम देते हैं H3O प्लस को। किसको प्रेफरेंस देते हैं, H3O प्लस को। आपको अगर याद हो तो आपने लास्ट 11 में पढ़ा था कि बच्चों H प्लस के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है आज तक, H प्लस के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि एसिडिक नेचर अपन H3O प्लस से इंडिकेट करते हैं, ऐसा लास्ट 11 में पढ़ाया था, है ना। वेरी गुड, अरेनियस थ्योरी पढ़ी थी आप लोगों ने, वेरी गुड। तो हमने H प्लस के बजाय फिर हम किससे एक्सप्लेन करते थे, H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। अब बच्चों एक बात बताओ, देखो आपको H3O प्लस दिख रहा है बच्चों, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया हुआ है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव। अच्छा, ऑक्सीजन की ईएन याद है क्या, ऑक्सीजन इस दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बच्चों, बहुत ज्यादा होती है 3.5। तो क्या होता है बच्चों कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खींचते ही यहां से ये जो H प्लस रिलीज हुआ वो यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो देखो यहां पहुंच गया, तो जैसे ये यहां पहुंचा, देखो बच्चों क्या मिल गया, अब ये बन गया, ये बन गया बच्चों, बोलो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर इसने यहां से खींचा और ये यहां आ गया बच्चों। बोलो, तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि H प्लस जंप करते हुए जा रहा ना। देखो बच्चों ऐसे सोचो, पहले यहाँ पे इस तरह से सोचिए आप कि जैसे आप यहाँ थे, ठीक है, यहाँ से जंप करके आप यहाँ आए, तो यहाँ से जंप करके आप यहाँ आए, तो इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, इसको अपन नाम दे सकते हैं क्या, जंपिंग मैकेनिज्म। तो नाम दे सकते हैं क्या, जंपिंग मैकेनिज्म। बोलो बच्चों, ये पास में ही एक साइंटिस्ट था ग्रोथस, उस ग्रोथस ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए अपन इसको ग्रोथस टाइप ऑफ कंडक्टेंस भी कहते हैं, इसको जंपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं जंपिंग मैकेनिज्म या ग्रोथस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ये बात समझ में आई क्या, बोलो। अब बच्चों एक बार बताओ, अब देखिए अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो ध्यान देना, मैंने लिया OH माइनस, है ना, फिर इधर मैंने ले लिया वाटर ले लिया, ठीक है। अब बताओ OH माइनस क्या होता है, OH माइनस का मतलब जानते हैं, OH माइनस का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। अरे OH माइनस का मतलब बेस हो गया, बेस हो गया क्या, बेस को क्या चाहिए, बेस को क्या चाहिए, H प्लस। देखो बच्चों ये क्या करेगा, यहां से इस H प्लस को अपनी तरफ खींचा, खींचते देखो क्या हुआ, ये तो बन गया इस तरह से, ये आ गया ऐसे। अब बताओ नेक्स्ट टाइम इसने खींचा और ये मिल गया, देखो आपको, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, बोलो, ये बन गया, ये बन गया क्या,
ये दोनों पिक्चर क्लियर हुई? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, तो अपन क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल हाई कंडक्टेंस ऑफ H plus and OH minus ions due to jumping mechanism. ठीक है, ड्यू टू जंपिंग मैकेनिज्म। ये बात क्लियर हुई? एंड दिस मैकेनिज्म इज important for strong electrolyte। ये किसके लिए स्ट्रॉन्ग है? अब एक बात सुनो बच्चों, अब कोई बच्चा कहेगा कि वाटर में तो H और OH दोनों होते हैं ना। देखो बच्चों, वाटर में तो H और OH दोनों होते हैं, तो क्या वाटर की कंडक्टेंस बहुत हाई आती है क्या? अरे वाटर की कंडक्टेंस बहुत हाई आती है क्या? नहीं आती ना। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि इसका अल्फा बहुत कम है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो देखो बच्चों, ये क्या है, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जब आयंस ही नहीं मिलेंगे, है ना, तो फिर आगे कैसे आएगा? समझ में आया बच्चों? आयन मिलने तो जरूरी है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछूं, देखिए आप बताइए HCl और HCN, बताओ किसका ज्यादा आएगा? देखो बच्चों, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये एक वीक एसिड है। तो HCl में तो बंदर है ना, HCl में H प्लस यानी बंदर है, और बंदर आपने देखा ही होगा, तगड़ा जंप करते हुए जा रहा था बच्चों। अब बताओ, अगर मैं आपसे सेकंड पूछूं, NaOH एंड NH4OH, अब बताओ किसकी ज्यादा होगी? NaOH की ज्यादा होगी। अब बताओ बच्चों, HCl और NaCl, अब किसकी ज्यादा आएगी? HCl और NaCl किसकी ज्यादा आएगी? HCl की आएगी। देखो बच्चों, HCl में H है और इसमें Na, दोनों में क्लोराइड कॉमन है, तो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिल रहा है। ये तो बंदर है, और बंदर आपने देखा होगा, बंदर कैसे धनाधन जंप करते हुए जा रहा था बच्चों। अब बताओ, अगर मैं कहता हूं मेरे पास NaOH है और मेरे पास NaCl है, अब बताओ किसकी ज्यादा आएगी? NaOH की। अगेन इसमें फिर OH माइनस बंदर है। बंदर है क्या? बोलो। ठीक है, अब बताओ NaCl, या एक काम करते हैं, देखो NH4OH और NH4Cl, अब बताओ बच्चों, सोच के बताना आंसर, जल्दबाजी मत करना। किसकी ज्यादा आएगी, NH4OH की या NH4Cl की? किसकी ज्यादा आएगी? इस बार NH4Cl की ज्यादा आएगी। ये वीक बेस है और ये सॉल्ट है ना, वीक बेस। तो वीक बेस में तो आपका ये काम ही नहीं करता। अरे वीक बेस में तो आयनाइज नहीं होगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आई क्या? बोलो। अब बताओ, अब बताओ किसकी, अब किसका होगा?
अगेन देखो वीक एसिड आ गया तो सोल्ट का जाएगा। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो बच्चों सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस, इनका ज्यादा होगा सोल्ट से, और सोल्ट का ज्यादा होगा वीक एसिड ऑब्लिक वीक बेस। ये बात सही है? ये बात सही है क्या? इसको कल अपन अप्लाई करेंगे बच्चों। कल का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना? तो आप इतना पढ़ के आना, बाकी कल देखते हैं बच्चों।